नमस्कार। चलिए आज ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियों की गहराई में उतरते हैं और खास तौर पर हम बात करेंगे भू राजस्व की। मतलब जमीन से टैक्स वसूलने के उन सिस्टम्स के बारे में जो असल में वो नींव थी जिस पर ब्रिटिश राज का पूरा आर्थिक ढांचा खड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि भई अंग्रेजों ने इतने बड़े और इतने अलग-अलग तरह के लोगों वाले उपमहाद्वीप पर टैक्स वसूलने का एक मजबूत सिस्टम आखिर बनाया तो बनाया कैसे? उन्होंने क्या तरीके अपनाए और उनका असली असर क्या हुआ? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा सिस्टम एकदम से नहीं बनता। उसकी शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से होती है। तो जमींदारी या रैयतवाड़ी जैसी बड़ी प्रणालियां बनने से पहले अंग्रेजों को भी कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही था। आइए देखते हैं कि ये शुरुआत आखिर हुई कहाँ और कैसे। तो कहानी शुरू होती है साल 1765 से। इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। अब दीवानी का मतलब है राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार, जो सीधा कंपनी के हाथ में आ गया। सच पूछिए तो ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब दीवानी तो मिल गई, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की इजारेदारी प्रथा। ये एक आप कह सकते हैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। मतलब जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे 5 साल के लिए टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो 1778 में इसे बदलकर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। ये अंग्रेजों के लिए एक तरह से ट्रायल एंड एरर वाला दौर था। तो इन शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स के बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली बड़ी और सोची समझी भू राजस्व प्रणाली लागू की, जिसे हम सब जमींदारी प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उन्होंने 1790 में पहले 10 साल का बंदोबस्त शुरू किया, जिसे दशशाला कहा गया, और फिर ठीक 3 साल बाद 1793 में इसी को परमानेंट कर दिया गया। और यहीं से जमींदारी व्यवस्था की आप कह सकते हैं फॉर्मल शुरुआत हुई। अब ये जो व्यवस्था थी, ये ब्रिटिश कब्जे वाले भारत के करीब 19% हिस्से पर लागू की गई थी। हालांकि देखा जाए तो ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक असर बहुत ही गहरा और दूर तक जाने वाला साबित हुआ। ये सिस्टम खास तौर पर उन इलाकों में लागू किया गया जहां पहले से ही एक मजबूत जमींदार क्लास मौजूद था, जैसे कि बंगाल और बिहार। अंग्रेजों ने क्या किया कि इन इलाकों के जो मौजूदा पावर स्ट्रक्चर थे उन्हीं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और गांव के समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अच्छा, इस सिस्टम को लागू करते समय एक बड़ा सवाल उठा कि भाई जमीन का असली मालिक कौन हो। जेम्स ग्रांट का कहना था कि सरकार मालिक होनी चाहिए, जबकि जॉन शोर ने जमींदार की तरफदारी की, और आखिर में जॉन शोर की बात मान ली गई। इसी फैसले ने जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया और बेचारे किसान बस काश्तकार बनकर रह गए। तो इसका सीधा नतीजा ये निकला कि जमींदारी अब जमीन का मालिक था। किसानों के पास जमीन पर कोई अधिकार नहीं थे। मतलब वो ना तो जमीन बेच सकते थे, ना उसे गिरवी रख सकते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि तालाब और चारागाह जैसी जो पब्लिक लैंड थी, वो भी जमींदार के कंट्रोल में दे दी गई। अब जरा राजस्व के बंटवारे को देखिए, कितना ज्यादा अनफेयर था। कुल वसूली का 10/11वां हिस्सा सोचिए सीधा अंग्रेजों को जाता था और जमींदार को मिलता था सिर्फ 1/11वां हिस्सा। तो इससे अंग्रेजों की इनकम तो फिक्स हो गई, एक गारंटीड इनकम। लेकिन इसका सारा बोझ आखिर में किसानों पर ही तो आया, जो जमींदार की मनमानी झेलते रहते थे। और इस व्यवस्था को और भी क्रूर बनाने के लिए एक बहुत ही सख्त कानून लाया गया। क्या था ये सूर्यास्त कानून? तो ये 1794 में लागू हुआ। ये कानून कहता था कि अगर कोई भी जमींदार एक तय तारीख को सूरज ढलने तक राजस्व नहीं चुका पाया तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। इस कानून ने जमींदारों पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि वो किसानों से और भी बेरहमी से लगान वसूलने लगे। चलिए अब चलते हैं दूसरी बड़ी व्यवस्था की तरफ, रैयतवाड़ी प्रणाली। ये जमींदारी से काफी अलग थी और इसने ब्रिटिश पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का इशारा दिया। देखिए, रैयत का मतलब होता है किसान। इस व्यवस्था का जो मेन आइडिया था वो ये था कि किसान और अंग्रेज सरकार के बीच से जमींदार जैसे बिचौलियों को हटा दिया जाए। यानी अब सरकार सीधे किसान से टैक्स वसूलेगी। इसे सबसे पहले 1792 में कर्नल रीड ने लागू किया था।
बाद में 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने इसका बहुत बड़े स्केल पर विस्तार किया। इसीलिए उन्हें रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। फिर 1825 में एल्फिंस्टन ने इसे बंबई में भी लागू कर दिया। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। ये इस सिस्टम के विशाल पैमाने को दिखाता है। ब्रिटिश भारत के सबसे ज्यादा हिस्से पर, मतलब 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ये तीनों सिस्टम्स में सबसे बड़े एरिया को कवर करती थी। वैसे तो कागज पर इसमें किसान को ही जमीन का मालिक माना गया और वो अपनी जमीन बेच या गिरवी भी रख सकता था। लेकिन असली प्रॉब्लम थी टैक्स की दर, जो बहुत ही ज्यादा थी। सीधा सीधा उत्पादन का 50%। अब इतनी ऊंची दर चुकाने के लिए किसान अक्सर नकदी फसलें उगाने पर मजबूर हो जाते थे, जिससे भारतीय खेती का कमर्शलाइजेशन हुआ। भले ही जमींदार तो हट गए थे, लेकिन इस ऊंची टैक्स दर ने एक नए शोषक वर्ग को जन्म दे दिया, महाजन और साहूकार। किसान अक्सर लगान चुकाने के लिए इनसे कर्ज लेते थे और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कर्ज के जाल में फंसते चले जाते थे, और यही किसानों की बढ़ती गरीबी और विद्रोहों का एक बहुत बड़ा कारण बना। चलिए अब तीसरी और आखिरी बड़ी भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं, महालवाड़ी प्रणाली। इसका अप्रोच बाकी दोनों से काफी अलग था। ये एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम था। महाल का मतलब होता है गांव या कोई जागीर। इस सिस्टम की सबसे खास बात ये थी कि इसमें भू राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी किसी एक आदमी की नहीं, बल्कि पूरे गांव या महाल की होती थी, एक साथ, कलेक्टिवली। इसे 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था, जिन्हें इस व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। और बाद में 1833 में मार्टिन बर्ड ने इसका और विस्तार किया, खासकर उत्तर पश्चिम के प्रांतों में। तो चलिए इन तीनों सिस्टम्स को एक साथ देखते हैं। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम 51% के साथ सबसे बड़े एरिया पर था। उसके बाद 30% एरिया पर महालवाड़ी और 19% पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी। मतलब हर सिस्टम की अपनी अलग बनावट थी, लेकिन मकसद तो सबका एक ही था। तो यहाँ हमारे सामने 3 अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था, भारत से ज्यादा राजस्व निचोड़ना। अब सोचने वाली बात यह है कि इस आर्थिक नींव ने, जिसने ग्रामीण भारत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, आने वाले 100 सालों के ब्रिटिश शासन और भारतीय समाज को आखिर कैसे आकार दिया।